मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया पर राज करने वाले एक ऐसे यहूदी खानदान के बारे में बताएंगे कि जिसके हकायक सुनने और देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो फ्रैंकफर्ट की एक गंदी सी बस्ती में रहता था, जिसके माँ बाप 12 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। ये बच्चा 30 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। मुस्तकबिल में जिसकी फैमिली सिर्फ यूरोप की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर तरीन फैमिली बन गई। ये फैमिली पैसे को लेकर इतनी सीरियस हो जाती है कि ये लोग सिर्फ अपने कजिन से ही शादी करते हैं। अपना बिजनेस और बढ़ाने के लिए ये फैमिली अपने 5 बेटों को अलग अलग जगह भेजती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। 19 और 20वीं सदी में इस फैमिली ने दुनिया के हर मुल्क को कर्जा दिया, कई मुल्कों को डूबने से बचाया। इस फैमिली ने कर्ज देकर बर्बाद होने से मुतअद्दिद मुमालिक को सहारा दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज जितनी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है, इससे 20 गुना पैसे का सोना ये सिर्फ एक बार में ही बेच देते हैं। और यहां तक के फ्रांस के मौजूदा सदर जैसे पावरफुल लोग भी इनके यहां मुलाजमत किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास 1800 महल हैं, जिनके टोटल वैल्यूज इतनी है कि ये मुकेश अंबानी जी के महल, जो दुनिया का सबसे महंगा है, इसे 27 बार बनवा सकते हैं। और इसके बाद भी हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली की, जो कि दुनिया की सबसे अमीर और सबसे पावरफुल फैमिली है। इस फैमिली के 5 भाइयों की मां थी। इसने एक बार यह कह दिया कि परेशान मत हो, यूरोप में अब कोई भी जंग नहीं होगी। मेरे बेटे अब किसी भी मुल्क को जंग लड़ने के लिए कर्ज नहीं देंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रोथस्चाइल्ड्स, जो ज्यूलिश फैमिली थी, और इस वक्त पर ज्यूलिश के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किए जा रहे थे। इतना ज्यादा जुल्म कि ज्यूलिश खानदान को जब फ्रैंकफर्ट टाउन के बाहर ज्यूटन जैसे नाम की एक छोटी सी बस्ती में रखा गया, और यह जगह इतनी तंग थी कि मेयर रोथस्चाइल्ड का यहां एक छोटा सा घर था, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 11 फुट थी, और इसमें 30 से भी ज्यादा लोग रहते थे। मेयर रोथस्चाइल्ड ने सबसे पहले सोने के सिक्कों के साथ डील करना शुरू की। बहुत सालों की मेहनत के बाद मेयर इतना सक्सेसफुल हो गया कि तब यूरोप की सबसे अमीर रॉयल फैमिली से वो डील करने लगा। यहां तक कि वहां के बिजनेस वॉल्यूम के सारी वेल्थ और फाइनेंसेस को भी अब मेयर ही मैनेज कर रहे थे। अमीर तो बन गए थे, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। इन्हें ऐसी वेल्थ जनरेट करनी थी जो अगली कई जनरेशन तक, यानी कई सालों तक, कई 100 सालों तक रहे। इसके लिए इन्होंने 2 काफी स्मार्ट चीजें ईजाद की, जो तब किसी ने नहीं सोची थी। पहला स्ट्रेटजी ये थी कि मेयर को जैसे ही पता चला कि प्रिंस विलियम मार्केट से बहुत सारे सोने के सिक्के खरीदने वाला है, तो इससे पहले कि यह खबर मार्केट में फैले, मेयर बहुत सारे सोने के सिक्के उधार लेकर मार्केट से सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। और जैसे ही मार्केट में खबर फैलती है कि प्रिंस वैल्यू हजारों या लाखों पाउंड्स के गोल्ड कॉइन्स खरीदने वाला है, तभी अचानक डिमांड की वजह से बहुत सारे लोग सोने के सिक्के खरीदने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोने के सिक्कों की कीमत बहुत बढ़ जाती है। एग्जैक्ट इसी टाइम पर मेयर अपने खरीदे हुए सारे सिक्के मार्केट में बेच देते थे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। और आज इसी चीज को लोग ट्रेंडिंग और इन्वेस्ट की दुनिया में फ्रंट रनिंग कहते हैं। दूसरा ये कि 1800 की शुरुआत में पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी। कई मुल्क एक दूसरे की बीट कर रहे थे या फिर वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। मेयर को यह पता था कि इनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और अगर इनको इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वार का फायदा उठाना है तो उन्हें अपना बैंकिंग एम्पायर तैयार करना होगा, जो यूरोप से बाहर फैला हुआ हो। इसलिए इन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के इन 5 सबसे इंपोर्टेड फाइनेंशियल सेंटर्स में सेट होने के लिए भेज दिया, और इनका डिसीजन रोथस्चाइल्ड फैमिली की तकदीर बदलने वाला था। ये 5 फाइनेंशियल सेंटर थे: लंदन, पेरिस, रियाला, नेब्स और फ्रैंकफर्ट। ये 5 फाइनेंशियल सेंटर्स हमें मैप में एक दूसरे से दूर दिखाई देंगे, लेकिन इन 5 रोथस्चाइल्ड ब्रदर्स ने यहां अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे से सेट किए कि ये सारे बैंक एक दूसरे से दूर होने के बावजूद
एक सिंगल बैंक की तरह काम करते थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये पांचों भाई सारे डिसीजन मिलकर लेते थे और इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन इनमें से जो सबसे टैलेंटेड भाई था, इसका नाम था नेथन मेयरराइट। सिर्फ 15 से 16 लाख लेकर लंदन में सेट होने आया था, लेकिन कुछ ही सालों में वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि वो हर साल हजारों करोड़ों प्रॉफिट्स कमा रहा था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1811 में नेतन ने लंदन में अपने फादर से भी बड़ा बैंक एस्टेब्लिश कर दिया। 18वीं सदी से पहले 20 सालों तक इंग्लैंड और स्मॉट पूरा यूरोप फ्रांस के एम्बोशन नेपोलियन के साथ जंग लड़ रहा था और जंग को रोथस्चाइल्ड एक नया बिजनेस और इनकम की नजर से देख रहा था। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नेतन ने एक ऐसी टीम सेट की हुई थी जो नेतन को जंग की सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले पहुंचा देती थी, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नेतन ने बहुत ही तरीके से किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। 18वीं सदी में बैटल ऑफ वार में जो हुआ, तब इंग्लैंड में किसी ने भी इसकी उम्मीद न की थी। फ्रांस के राजा नेपोलियन की हार हो जाती है। तब इंटरनेट या टेलीफोन नहीं होते थे, पर रोथस्चाइल्ड फैमिली ने कई घुड़सवार और कबूतर ट्रेन कर रखे थे ताकि इन्हें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसी वजह से इन तक नेपोलियन वाली खबर इतनी फास्ट पहुंच जाती है कि इस वक्त तक खुद इंग्लैंड की सरकार को यह नहीं पता था कि वो वार 2 में इनकी आर्मी जीत चुकी है। और जैसे ही ये बात नेतन को पता चलती है, अपना स्टॉक बेचना शुरू कर देता है ताकि बाकी सारे इन्वेस्टर को लगे कि इंग्लैंड जंग हार गया है और दिवालिया होने वाला है। और प्लान के मुताबिक बाकी सारे लोग अपने शेयर्स बेचने लग जाते हैं। तभी नेतन के एजेंट्स इन सब शेयर्स को सस्ते दामों पर वापस खरीद लेते हैं। और फाइनली जब ये खबर सबको पता चलती है कि इंग्लैंड जंग जीत चुका है, तो सारे लोग अपने शेयर्स वापस लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से शेयर की वैल्यू हैरत अंगेज हद तक बढ़ जाती है। और ये इस वक्त पर ने अपने सस्ते दामों पर खरीदे हुए शेयर्स को महंगे दामों करके बेचना शुरू कर दिया। भले ही इस चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे डूब गए, लेकिन वो सारे पैसे ठीक प्लान के मुताबिक नेतन के यानी रोथस्चाइल्ड के हाथों में आ गए। 19वीं सेंचुरी में ये फैमिली सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं बल्कि रेलवेज इंडस्ट्री और ऑयल में भी इन्वेस्ट करते हुए पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज और रेलवे लाइन को इन्होंने ही फाइनेंस किया। इनफैक्ट 1895 से लेकर 1907 तक सिर्फ 12 सालों में इन्होंने यूरोप के अलग अलग गवर्नमेंट्स को $450 मिलियन सिर्फ लोन में दे दिए, जिसकी आज की वैल्यू $14 बिलियन से भी ज्यादा है। ये अमाउंट इतनी ज्यादा है कि हम इसे सेंट्रल बैंक और इस जैसे दीगर 3 से 4 बैंक खरीद सकते हैं। आप सिर्फ सोचें और नक्शा खींचे कि वैसे तो रोथ फैमिलीज ने सिर्फ लोन में कई सदियां पहले दुनिया को कितनी रकम दी। इनफैक्ट आज जब भी कोई कंट्री किसी क्राइसिस में होती है या बैंक डिफॉल्ट करने चला जाता है, तो वो लोन्स लेने के लिए इंटरनेशनल फंड्स के पास जाती है। लेकिन 19वीं सदी और 20वीं सेंचुरी में रूथ फैमिली के पास इतने पैसे थे कि अकेली फैमिली ही पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को लोन देने लगती थी और कई मुल्कों को उन्होंने बर्बाद होने से बचाया। इनफैक्ट कई मुल्क जो आज हम सबको लोन देते हैं, वो तब भी रूथ फैमिली से ही लोन लिया करते थे। जैसे कि 1825 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि तब इंग्लैंड की लार्जेस्ट बैंकिंग में थी, और ये रोथस्चाइल्ड्स और इनकी फैमिली के पास गए, जिन्होंने इस बैंक को लोन देकर इसे बर्बाद होने से बचा लिया। 1818 में इन्होंने जर्मन गवर्नमेंट को 360 मिलियन पाउंड लोन दिया और फ्रांस जैसे सुपर पावर को भी इसी फैमिली ने लोन दिया। पूरा यूरोप तब रोथस्चाइल्ड फैमिली पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट था, एक दूसरे से जंग लड़ने के लिए भी इन्हें इन्हीं से पैसे लेना पड़ते थे। और जब 19वीं सदी में पूरे यूरोप में वार होने का खतरा था, तो इन 5 भाइयों की मां ग्रिल रास्चीन ने यह कह दिया था कि कोई परेशान ना हो, यूरोप में अब कोई वार नहीं होगी, क्योंकि मेरे बेटे अब किसी को भी जंग लड़ने के लिए पैसे नहीं देंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रोथस्चाइल्ड फैमिली ने इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट कर लिए थे कि लोगों को लगता था ये लोग तो फ्यूचर्स प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये समुद्र पे सी कैनाल पर इन्वेस्ट करते हैं और यहां से गुजरने वाली शिप्स हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा वैल्यूज वाला सामान तैयार करती हैं। और आज पूरा यूरोप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इसी कैनाल पर डिपेंड करता है। लेकिन रोथस्चाइल्ड फैमिली को यह बात आज नहीं बल्कि 150 साल पहले ही पता चल गई थी
और 1869 में जब भी कैनाल बनकर तैयार होने लगी तो रोथशाइल्ड फैमिली ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस कैनाल को खरीदने के लिए तैयार किया और सारा पैसा गवर्नमेंट को खुद दिया और कुछ ही घंटों में 10,000 पाउंड नहीं बल्कि पूरे 4 मिलियन पाउंड रकम बंदोबस्त कर दी। इसी तरह 19वीं सदी के एंड में सोने की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और कई कंट्रीज गोल्ड को रिजर्व रख रहे थे। सरप्राइजली तौर पर रोथशाइल्ड फैमिली ने गोल्ड की इस डिमांड को 20 से 30 साल पहले ही जज कर लिया था और वर्ल्ड के कई बड़े गोल्ड और सिल्वर माइंस में इन्वेस्टमेंट कर दी थी। 1893 में जब यूएसए में गोल्ड की मार्केट क्राइसिस में चली गई तो यूएसए की गवर्नमेंट ने इस टाइम के अमीर आदमी जेपी मॉर्गन को बुलाकर कहा कि जल्द से जल्द गोल्ड का इंतजाम किया जाए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वक्त जेपी मॉर्गन को पता था कि दुनिया में सिर्फ एक ही फैमिली इनकी हेल्प कर सकती है और उन्होंने रोथशाइल्ड फैमिली से राब्ता किया और ऑलमोस्ट 1 लाख किलो सोना इनसे खरीदा जिसकी आज वैल्यू 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और यह पाकिस्तान की जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। 19 और 20वीं सदी में कई कार कंपनीज आ गई थी, पेट्रोल पर चलने वाली कार्स बनना स्टार्ट हो चुकी थी और पूरी दुनिया में ऑयल डिमांड तेजी से बढ़ने लगी और सबसे शॉकिंग की बात यह है कि रोथशाइल्ड फैमिली ने 1883 ही में इस डिमांड को भाप लिया। बाकू अजरबैजान में जो दुनिया के पहले तेल के कुएं थे इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी ताकि पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई पर भी इनका कंट्रोल हो। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये फैमिली बैंकिंग ही नहीं बल्कि इस मैनेजमेंट, वाइन प्रोडक्शन और कंसल्टेंट का भी काम करती है। इनकी पूरी दुनिया में ऐसे 1800 से भी ज्यादा घर हैं जिनके टोटल वैल्यूज 36 बिलियन डॉलर बताई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे 200 से भी ज्यादा प्राइवेट बिजनेस इनके पास मौजूद हैं। इस फैमिली के पास आज भी 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फंड है जिसे वो अलग अलग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मेटा, एप्पल, अमेज़न, स्टारबक्स, एचपी, पेप्सी, कोका कोला जैसी वर्ल्ड की ट्रेडिंग कंपनीज में ये इन्वेस्टर्स और पिछले कई सालों से इनका पैसा ही चल रहा है। यही नहीं, इन्होंने सिर्फ वाइन बेचकर 1800 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया। कई लोगों को लगता है कि आज रोथशाइल्ड फैमिली पावरफुल नहीं होगी जितनी ये 200 या 300 साल पहले थी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी झूठ है। इनकी फैमिली अमेरिका की रॉकफेलर ग्रुप की 38% हिस्सेदार है